तो अब ये वीडियो जो है पार्ट 4 बन चुका है। पार्ट 4 और पार्ट 3 दोनों में ए और बी करके वीडियो डाला गया है। और लास्ट में जो है 129 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। अब 130वां क्वेश्चन है कि 130वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो उत्तर है जगजीवन राम। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। फिर लिखा है क्या कि यदि नील की खेती करने छूट जाते तो नील के किसानों को कौन से क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो तवान देना पड़ता था। मतलब कि जो लोग जैसे 3 कठिया जो था चंपारण में, वो कि माने वो उनको अगर न बोना पड़े नील तो उनके लिए इस कर लगता था। उस कर की माने क्षतिपूर्ति जो कर होता था उसका नाम क्या था? तवान था। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति देना पड़ता, जिसे तवान कहा जाता था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग, और 2011 में पूछा हुआ है। इसका क्या है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, ये मैचिंग में आता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में बम्बई आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इनकी जो भी विचारधारा वो आध्यात्मिक था। तो न्यू हिंदुइज्म कहीं न कहीं अध्यात्म से आता है। तो क्या लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। अच्छा, यहाँ पे 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रही है, और इससे पहले वो फेमस हो चुके हैं। 1893 में शिकागो सम्मेलन अमेरिका में होता है, जिसमें उन्होंने मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों का संबोधन दिया था, और पूरे दुनिया देखती रह गई कि कितना बढ़िया मतलब स्पीच किसी ने दिया है। उनकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो उसके 4 साल बाद में, मैंने 1893 के बाद 4 साल बाद, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863-1902 को है। उन्होंने शिक्षा का सर्वसाधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म नियोजन के प्रचारक रूप में उभरे। 1893 शिकागो सम्मेलन गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। अब इनमें से किसने 1893 आयोजित धर्म, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 7 साल बाद 93 के, तो यानी 1897। फिर अगला क्वेश्चन वही आगे उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, तो ये आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती, अच्छा किसी क्वेश्चन में दिया था कि दयानंद ऑप्शन 1 दिया था और दयानंद सरस्वती,
तो दयानंद सरस्वती ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। कोई दयानंद ऐसे लिख दिया तो गलत रहेगा, जहां उत्तर दयानंद सरस्वती का होगा। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर ने 1875 ईस्वी कब ये स्थापित कर रहे हैं आर्य समाज? 1875 में। मैचिंग में बहुत ज़्यादा आता है, पीसीएस का बहुत ही फेवरेट चहिता ये सब बनते हैं। वे बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1870 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। उसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। मतलब पहले कहाँ इसकी स्थापना हो रही थी? पहले जो हो रही थी इसकी स्थापना वो बम्बई में हो रही थी, बम्बई में। फिर उसके बाद जो 75, फिर 2 साल बाद 77 में वो मुख्यालय लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या है कि शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? फिर स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। माने वेद और उपनिषद को सत्य मानते थे, उसी पे चलते थे। उसके बाद जितने भी हैं उनको मतलब कि कर्मकांडी चीज लगती थी। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए, पुनः उसे 1870 में फिर वही बात कहा गया। फिर क्या लिखा है? आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में विशेष सफलता मिली। तो अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य में आर्य समाज फैला, तो पंजाब में फैला, और थोड़ा कम उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। तो लाला लाजपत राय स्पेशली याद रहे क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज 2 गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी विरोधी कौन कौन है? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम। लेकिन समर्थक कौन है पाश्चात्य शिक्षा का? वो लाला लाजपत राय हैं। तो इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। जो विरोधी थे पाश्चात्य शिक्षा के, इनमें इन लोगों ने ही गुरुकुल की स्थापना किया। कौन कौन? स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम। फिर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने जो डीएवी है ना, डीएवी का फुल फॉर्म यही है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो डी दयानंद, ए एंग्लो वैदिक, वी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी की स्थापना की। कौन? लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख। और ये एंग्लो लगा दिए तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों के समर्थक हैं। फिर किसने 1873 में सत्यशोधक, अंग्रेजों के नहीं समर्थक, मतलब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, ठीक, सॉरी फॉर माई टंग स्लिप। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले। 1873 में कब सत्यशोधक? 1873, ये एकदम मैचिंग में आता है। अभी 1875 में देखें ये वाला था आर्य समाज, तो 1873 में यानी उससे पहले सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने गैर शक्तिशाली ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, ये भी क्वेश्चन पूछा, गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो जो पाखंड चीज था उनका इन्होंने एक तरह से विरोध किया। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना वही बात है, कौन? ज्योतिबा फूले जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की ने इसकी स्थापना की। और ये 2011 क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। अब ये कहाँ किया जा रहा था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो ये किया जा रहा है न्यूयॉर्क में 1875 में ही, मतलब जब आर्य समाज की स्थापना तभी हो रहा है। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान में सोसाइटी के मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ने। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू में धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ऐसे 2 क्वेश्चन पूछता है। एक कहता है प्रथम महिला अध्यक्ष, एक कहता अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, एक कहता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। दोनों क्वेश्चन अलग है। प्रथम महिला तो एनी बेसेंट रहेंगी, अब प्रथम भारतीय रहेंगे तो सरोजिनी नायडू,
और जो एनी बेसेंट है वो 1917 में होती हैं अध्यक्ष, और सरोजिनी नायडू 1925 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट जी, क्योंकि प्रथम महिला दिया। अगर भारतीय देता तो फिर सरोजिनी नायडू सही हो जाता। ठीक है, तो एनी बेसेंट हैं। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। वो 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। अच्छा, होम रूल लीग जो है 1916 में तिलक जी भी करते हैं और ये भी करती हैं। तो तिलक जी पहले करते हैं, वो शायद क्या अप्रैल 1916 में करते हैं, और ये सितंबर 1916 में करती है। तो उनके भी मैचिंग, मतलब महीने के 1916 दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन महीने के अंतर पे भी वो क्रमवार समय काल क्रमानुसार आपको अरेंज करने के लिए सवाल पूछा हुआ है। तो ऐसे सवाल रिपीट होते रहते हैं। फिर इसके बाद जो था 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, लिख दिया गया। फिर 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, फिर वही बात, एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो इसका ज्योतिबा फूले नारी आंदोलन। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे रही हैं। महादेव गोविंद रानडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर। यही इंटरेस्टिंग है, मैंने इसमें अगर रमाबाई हो जाता तो फिर ज्योतिबा फूले न लगा के रमाबाई लगाते। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित कर दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजेदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में संयोजन। मतलब इसमें ये क्वेश्चन ये पूछा है कि जैसे प्रार्थना समाज तो कौन इससे जुड़े थे, यंग इंडिया तो कौन थे, लोकहितवादी तो कौन थे, सत्यशोधक समाज तो कौन थे, ये चीज। तो इस जैसे कि प्रार्थना समाज, तो इसके सामने ऐसे सीरीज में इसका उत्तर रहेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही है इसका बी ऑप्शन सही, जिसमें प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडु, यंग इंडिया ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी इसके थे संपादक। फिर लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी। फिर सत्यशोधक समाज आपको ज्योतिबा फूले भी पढ़ाई। फिर रहनुमाई मजेदायन सभा जो कि नौरोजी फुरदोंजी था। तो आपको याद एक्चुअल में मेन किसको करना था? लोकहितवादी को, और ये तीनों प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, ये सबको लगभग याद रहता है। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और रहनुमाई मजदायसन ये हैं कहाँ गया? नौरोजी फुरदोंजी। तो प्रार्थना समाज वही समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया एक समाचार था इंडियन ओपिनियन। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन और था? यंग इंडिया के अलावा तो इंडियन ओपिनियन था, हरिजन था, यंग इंडियन तो दिया ही, नवजीवन भी था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। फिर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पार्टी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी का सही संयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका सही ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रताप जिले में चलाया गया। तो नाई धोबी बंद बीपीएससी का है। तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी आंदोलन ने एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वे वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध किसानों को संगठित करना शुरू किया। तो ये कहीं न कहीं भूले भटके वाले क्वेश्चन हैं जो मतलब आते हैं और उत्तर इंसान नहीं दे पाता है, क्योंकि इतिहास किताब में उतना देता नहीं ना। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया गया। ठीक है।
अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान की नकद में परिवर्तन, मतलब कि वो चाहते थे कि लगान नकद मिल जाए, हमको वो अनाज ना देना पड़े। तो इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? एका आंदोलन हो कब रहा है कि एका आंदोलन 1921 में 21-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो पूछता है कौन एक आंदोलन के कर्ता धर्ता थे? तो मदारी पासी थे। इसके अलावा कब हुआ था? 1921-22 में। इस आंदोलन जिसकी गतिविधि 21-22 में गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों को गुर के ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादी द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई कर लगान का नकद रूप में रूपांतरण किया जाए। फिर स्वामी सहजानंद का संबंध था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिहार किसान आंदोलन के साथ, और ये क्या करते ये बहुत पूछा हुआ है। इसको स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा, किसका? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता थे। मतलब अखिल भारतीय पूरे भारत के लिए खुलता है, और बिहार में इसकी एक अगर ब्रांच खोला जाए तो ये कौन खोले? स्वामी सहजानंद खोल लेते हैं। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा को उन्मूलन तथा कृषकों का मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं का इन्हें किसान प्राण, तो ये भी पूछा हुआ है सवाल कि किसान प्राण किसको कहते हैं? तो स्वामी सहजानंद जी को कहते हैं। स्वामी सहजानंद किससे? अब वही बात है, किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन से। फिर इनमें से कौन भी बिहार में किसान आंदोलन? फिर वही बात कि क्या है? स्वामी, अच्छा इसका देखिए ऑप्शन क्या है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर सहजानंद होते तो सहजानंद ऑप्शन सही होता। ठीक, क्या लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और ये थे कहाँ के? बिहार के थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेदिली संबंधित। वारेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। अच्छा, बफर क्या होता है? बफर मतलब क्या? बफर का मतलब ये कि अगर यहाँ पे एक जोन, एक हिस्सा इधर बनाया जाए, ठीक है, और इससे सटा एक हिस्सा ये रहे, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं। ये बफर जोन, ये अलग है, ये अलग है, इनके बीच जो पड़ता है बफर जोन। ठीक है, जैसे पहले तिब्बत जो है, तिब्बत एक अलग देश था और उसके बाद चाइना था। तो हमारी सीमा तिब्बत से एक जगह लगती थी और इधर भारत, उधर चाइना, तो बीच में तिब्बत। तो तिब्बत बफर जोन का काम करता था पहले, लेकिन अब तिब्बत हथिया लिया है चीन ने, तो अब तिब्बत देश न रहकर कहीं न कहीं एकदम अधीन कर लिया है चीन, और कहता है ये हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो बफर स्टेट इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, तथा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस तरह पर संभाला कि अवध का नाम उस व्यय का बोझ उठाया, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेदिली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। वेलेदिली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता के और सैनिक रक्षा घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला क्या? कंपनी का भारतीय रियासत समानता के लिए संघर्ष, जो कि 1740-1765 तक चला। फिर उसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति 1765 से 1813 तक चला। फिर अधीनस्थ प्रार्थक की नीति 1813 से 1857 तक चला। फिर अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक चला। फिर बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947, उसके बाद बात खत्म। फिर उसका निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ये पूछा गया, समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग के कार्यक्रम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया गया तथा कलकत्ता परिषद उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा और सियातब था, सही नाम था, सिताब खान, हाँ, राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, माने हटा दिया। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 मानी गई है,
मानी जाती है के अंतर्गत अपने दीवानी अधिकार अपने पास रखते थे और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करते थे, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है और नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। उसने पवर समिति को लिखा कि यह नाम छाया आवश्यक है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठीक। और वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग तो किसने सबसे पहले प्रयोग किया? वेलेजली ने। उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछता है। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, प्रयोग किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था, वह समय समय विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। ठीक। तो अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जिसको इलाहाबाद संधि भी कहते हैं, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने राजे थे हैदराबाद 1798 में तथा 1800, फिर इसका मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर भसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से भसीन की संधि की। तो भसीन की संधि पूछता कहाँ? 1802 में होता है। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की समस्या स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि दी गई। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो 20 मिनट से ऊपर हो गया। तो ये रहेगा पार्ट 5। ठीक है। और जिन्होंने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जिन्होंने देखा उनको भी धन्यवाद। पिछली वीडियो ना देखे हो तो ज़रूर देखिए, सही लगेगा। और पेपर बहुत नज़दीक है तो कोशिश तेज़ी रहेगी। थैंक यू।